नमस्कार। आज हम और आप मिलकर 2024 के नोबेल पुरस्कारों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। नमस्कार। हाँ, ये हमेशा ही एक रोमांचक विषय होता है। हमारे पास जानकारी है nobelprize.org से, कुछ हमारे अपने नोट्स हैं और एसएससी वाला यूट्यूब चैनल का जो नोबेल पुरस्कार 2024 वीडियो है, उसके ट्रांसक्रिप्ट से भी हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि भाई पुरस्कार किसे मिला, बल्कि ये समझना है कि इन खोजों का, इन विचारों का मतलब क्या है, ये हमारी दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। सही कहा। सिर्फ नाम याद रखना काफी नहीं है, उसके पीछे की कहानी समझना जरूरी है। अच्छा, इससे पहले कि हम 2024 के विजेताओं पर आएं, थोड़ा सा इतिहास देख लें। अल्फ्रेड नोबेल, है ना, डायनामाइट वाले। हाँ, वही अल्फ्रेड नोबेल। बड़ा दिलचस्प है कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले ने ही शांति और विज्ञान के इतने बड़े पुरस्कार शुरू किए। हाँ, थोड़ा अजीब तो है। तो 1895 में आई, पर पहले पुरस्कार दिए गए 1901 में। ओके। और एक और बात, अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है ना, वो असल में नोबेल की मूल वसीयत में नहीं था। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, उसे स्वीडन के सेंट्रल बैंक स्वेरिज रिक्स बैंक ने 1968 में शुरू किया और पहली बार 1969 में दिया गया। इसलिए उसे तकनीकी तौर पर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिज रिक्स बैंक पुरस्कार कहते हैं। ये जानकारी महत्वपूर्ण है। और पुरस्कार दिए जाते हर साल 10 दिसंबर को। ये नोबेल की पुण्यतिथि भी है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी। अच्छा, ये भी एक कनेक्शन है। हाँ, ज्यादातर स्टॉकहोम में, लेकिन शांति पुरस्कार वो हमेशा ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। और क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक बार जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल। भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान, कुल 6। ठीक है, चलिए अब सीधे आते हैं 2024 के विजेताओं पर। देखते हैं इस साल किन लोगों ने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। भौतिकी से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, फिजिक्स से। इस साल ये सम्मान मिला है जॉन जे होपफील्ड और जेफरी हिंटन को। हाँ, एआई की दुनिया के 2 बड़े नाम। उन्हें मिला है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए। सुनने में भारी लगता है, पर मूल बात क्या है? हाँ, थोड़ा टेक्निकल है, पर आसान भाषा में कहें तो उन्होंने एआई को सीखने और याद रखने के तरीके दिए हैं। होपफील्ड और हिंटन का काम आज की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे हम एआई कहते हैं, उसकी नींव है, बिल्कुल फाउंडेशन। अच्छा। सोचिए, होपफील्ड ने एक तरह का नेटवर्क बनाया जो जानकारी, मतलब पैटर्न को स्टोर कर सकता है, याद रख सकता है, जैसे हमारा दिमाग करता है कुछ कुछ। और हिंटन ने उन्होंने तरीके विकसित किए जिससे मशीनें खुद ही डेटा में से जरूरी जानकारी मतलब फीचर्स निकालना सीख सकती हैं। इसे डीप लर्निंग का आधार माना जाता है। तो आज के जो चैट जीपीटी जैसे टूल हैं। हाँ बिल्कुल, चैट जीपीटी हो या मिड जर्नी जैसे इमेज बनाने वाले एआई, वो सब इनके काम पर ही बने हैं। उनके योगदान के बिना शायद ये सब इतना जल्दी संभव नहीं होता। वो एसएससी वाले वीडियो में भी इस पर जोर था कि मशीन लर्निंग में एआई का इस्तेमाल इनके काम से जुड़ा है। वाह, मतलब भौतिकी के सिद्धांत इस्तेमाल करके कंप्यूटर साइंस में इतनी बड़ी क्रांति। हाँ, ये इंटरडिसिप्लिनरी काम का बेहतरीन उदाहरण है। और एआई का जिक्र सिर्फ यही नहीं रुका है ना, रसायन विज्ञान में भी एआई की धूम है इस साल। बिल्कुल सही पकड़ा। केमिस्ट्री का नोबेल इस बार 3 लोगों को मिला है जी। डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन? हाँ, मतलब कंप्यूटर से प्रोटीन बनाना जी। और डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए। प्रोटीन की संरचना, ये तो बहुत मुश्किल काम माना जाता था, है ना? हाँ, पिछले 50 सालों से ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रोटीन हमारे शरीर की मशीनें हैं, हर काम करती हैं, लेकिन वो कैसे मुड़कर अपना 3D आकार लेते हैं, ये समझना बहुत मुश्किल था। 50 साल? तो इन्होंने कैसे हल किया इसे? यहीं पर एआई हीरो बनकर आता है। डेविड बेकर ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने कंप्यूटर की मदद से ऐसे नए प्रोटीन डिजाइन किए जो प्रकृति में है ही नहीं, बिल्कुल नए। अरे वाह! और दूसरी तरफ है डेमिस हसेबिस और जॉन जंपर। ये गूगल डीप माइंड से है। इन्होंने बनाया अल्फाफोल्ड नाम का एआई मॉडल। अल्फाफोल्ड, हाँ, सुना है इसके बारे में। इस एआई ने, आप यकीन नहीं करेंगी, अविश्वसनीय सटीकता से ये बताना सीख लिया कि कोई भी प्रोटीन कैसे मुड़ेगा, उसका फाइनल 3D शेप क्या होगा। ये तो जबरदस्त है। इसका मतलब दवाइयां बनाने में, बीमारियों को समझने में अपार संभावनाएं हैं। जैसा nobelprize.org ने कहा, इसकी अपार क्षमता है। ये दिखाता है कि कंप्यूटर और एआई
अब सिर्फ गणना करने वाले टूल नहीं बल्कि वैज्ञानिक खोज में पार्टनर बन गए हैं। ये वाकई भविष्य की बात लग रही है। एआई हर जगह पहुंच रहा है। चलिए अब विज्ञान के एक और अहम क्षेत्र चिकित्सा या शरीर विज्ञान पर आते हैं। हाँ, मेडिसिन। ये पुरस्कार मिला है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूवकुन को। एम्ब्रोज और रूवकुन। हाँ, उन्हें मिला है माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में इसकी भूमिका के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि ये खोज एक छोटे से कीड़े सी एलिगेंस में हुई थी। हाँ, वो छोटा सा गोलकृमि जेनेटिक्स रिसर्च का हीरो है वो। एसएससी वाले वीडियो में शायद इन नामों को याद रखने का कोई मजेदार तरीका भी बताया था। हाँ, हो सकता है, पर इनका काम वाकई याद रखने लायक है। उन्होंने जीन रेगुलेशन का मतलब हमारे जीन्स कैसे कंट्रोल होते हैं उसका एक बिल्कुल नया लेवल खोजा। नया लेवल कैसे? देखिए, पहले हम सोचते थे कि जीन से प्रोटीन बनने का कंट्रोल मुख्य रूप से जीन के ऑन या ऑफ होने पर होता है, मतलब डीएनए से आरएनए बनना। हाँ, लेकिन एम्ब्रोज और रूवकुन ने पाया कि आरएनए बनने के बाद भी छोटे छोटे आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें उन्होंने माइक्रो आरएनए कहा। वो उस आरएनए से जुड़कर उसे काम करने से रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन था। अच्छा, मतलब आरएनए बनने के बाद भी कंट्रोल। एग्जैक्टली। ये कंट्रोल का एक बिल्कुल नया सिद्धांत था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और ये सब उस छोटे से कीड़े से शुरू हुआ। कमाल है। और सबसे बड़ी बात, जो मैकेनिज्म उन्होंने कीड़े में खोजा वो बाद में मनुष्यों समेत लगभग सभी जटिल जीवों में मिला। ये हमारे विकास, हमारी कोशिकाओं के काम करने के लिए बेहद जरूरी है। ये हमारी जीन बायोलॉजी की समझ में एक बहुत बड़ा कदम था। वाकई अद्भुत। विज्ञान की दुनिया कितनी गहरी है। अच्छा, अब विज्ञान से थोड़ा हटकर साहित्य की ओर चलते हैं। हाँ, साहित्य। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को। हान कांग, बहुत बड़ा नाम। प्रशस्ति पत्र कहता है उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, और ये भी कि वो साहित्य में नोबेल जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई हैं। हाँ, ये ऐतिहासिक है। और हान कांग का लेखन वो सचमुच बहुत गहरा और प्रभावशाली है। वो सिर्फ कहानी नहीं कहती, वो आपको उन सच्चाइयों से रूबरू कराती हैं जिनसे हम अक्सर बचना चाहते हैं। जैसे ऐतिहासिक दर्द, खासकर उनके देश का, समाज के जो अनकहे नियम होते हैं, मानवीय जीवन कितना नाजुक है, शरीर और आत्मा का क्या रिश्ता है, यहाँ तक कि जिंदा और मुर्दा लोगों के बीच की जो सीमा है वो भी उनके काम में धुंधली नजर आती है। नोबेल समिति ने उनकी भाषा की काव्यात्मकता पर और उनके लिखने के एक्सपेरिमेंटल अंदाज पर भी जोर दिया है। वो मुश्किल विषयों को बहुत खूबसूरती से लेकिन साथ ही बेचैन कर देने वाले अंदाज में लिखती हैं। तो मतलब साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि हमें अपने इतिहास और अपनी इंसानियत से जुड़े मुश्किल सवालों का सामना करने में भी मदद करता है। बिल्कुल। हान कांग का काम इसका एक सशक्त उदाहरण है। मानवता से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार, शांति पुरस्कार। हाँ, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है निहोन हिडांक्यो को। निहोन हिडांक्यो, ये कोई व्यक्ति है? नहीं, ये एक संगठन है, एक आंदोलन। जापान के जो हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम हमलों से बचे लोग हैं ना, जिन्हें हिबाकुशा कहते हैं, ये उनका संगठन है। अच्छा, हिबाकुशा का संगठन। हाँ, उन्हें ये पुरस्कार मिला है परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया हासिल करने के प्रयासों के लिए और साक्षी गवाही के माध्यम से ये प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उनकी गवाही 1945 के हमलों की, वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली होती हैं। बिल्कुल, और दशकों से ये लोग अपनी आप बीती दुनिया को सुना रहे हैं ताकि कोई और उस भयावहता से न गुजरे। इसका क्या असर हुआ है? असर बहुत गहरा हुआ है। अपनी दर्दनाक कहानियों को बार बार बताकर हिबाकुशा ने सिर्फ परमाणु हथियारों के तात्कालिक विनाश को ही नहीं बल्कि उसके सालों बाद तक चलने वाले मानवीय और पर्यावरणीय असर को भी दुनिया के सामने रखा है। उनके लगातार प्रयासों ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसे अक्सर न्यूक्लियर टेबू या परमाणु वर्जना कहते हैं। न्यूक्लियर टेबू?
हाँ, एक तरह की वैश्विक समझ या घृणा कि इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और ये भावना काफी हद तक हिबाकुशा जैसे लोगों की भयानक यादों और उनकी गवाही पर टिकी है। उनकी आवाज हमें बताती है कि व्यक्तिगत अनुभव और सामूहिक स्मृति कितनी ताकतवर हो सकती है, खासकर जब मानवता इतने बड़े खतरे का सामना कर रही हो। सचमुच उनका साहस और उनकी दृढ़ता सराहनीय है। बहुत जरूरी काम। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं आखिरी श्रेणी पर, अर्थशास्त्र या कहें आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। हाँ, आर्थिक विज्ञान। ये मिला है डैरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को। हाँ, ये तिकड़ी जानी जाती है अपने काम के लिए। उन्हें ये सम्मान मिला है संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इसके अध्ययन के लिए। सरल शब्दों में कहें तो ये समझाने के लिए कि कुछ देश अमीर क्यों हैं और कुछ गरीब क्यों। हाँ, ये उनके काम का मुख्य फोकस रहा है। और हाँ, एसएससी वाले वीडियो में एक मजेदार टिप थी इन्हें याद रखने की। तीनों के नाम एन पर खत्म होते हैं, डैरोन, साइमन, रॉबिन्सन। हाँ, ये ट्रिक काम आ सकती है, लेकिन उनका काम बहुत गंभीर और प्रभावशाली है। बताइए इसके बारे में। एसमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन का जो मुख्य तर्क है वो ये कि देशों के बीच अमीरी गरीबी का जो इतना बड़ा अंतर हम देखते हैं, उसका कारण सिर्फ भूगोल या संस्कृति नहीं, बल्कि उनकी संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूशंस हैं। संस्थाएं मतलब? जैसे सरकार, कानून। हाँ बिल्कुल, नियम, कानून, सरकार कैसे काम करती है, संपत्ति के अधिकार कितने सुरक्षित हैं, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, ये सब उन्होंने ऐतिहासिक डेटा का इस्तेमाल करके दिखाया। खासकर कैसे यूरोपीय उपनिवेशकों ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह की संस्थाएं स्थापित की। अच्छा। कहीं उन्होंने ऐसी संस्थाएं बनाई जो सिर्फ संसाधनों को लूटने के लिए थीं, और कहीं ऐसी जहां कुछ हद तक स्थानीय विकास को बढ़ावा मिला। और उनका तर्क है कि इन शुरुआती संस्थाओं का असर आज तक उन देशों की समृद्धि पर दिखता है। तो क्या ये सिर्फ इतिहास की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं खंगाला, बल्कि ऐसे मॉडल भी बनाए जो समझाते हैं कि अच्छी या बुरी संस्थाएं क्यों लंबे समय तक बनी रहती हैं और संस्थाएं बदल कैसे सकती हैं। उनका काम ये समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ देशों में लगातार विकास होता है और कुछ देश संघर्ष करते रहते हैं। वो एसएससी वाले वीडियो ने इसे जनसंख्या और विकसित विकासशील देशों के वितरण से भी जोड़ा था, जो दिखाता है कि उनका काम कितना व्यापक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें दुनिया में गरीबी और असमानता कम करनी है तो सिर्फ पैसे या टेक्नोलॉजी देने से काम नहीं चलेगा, हमें वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं पर भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल, उनका काम इसी बात पर जोर देता है कि समृद्धि के लिए सही तरह की समावेशी संस्थाएं कितनी ज्यादा जरूरी हैं। ये एक बहुत बड़ा निष्कर्ष है। सही में। अच्छा, इन सभी अंतर्राष्ट्रीय विजेताओं की बात करते हुए ये याद दिलाना भी जरूरी है कि भारत का भी नोबेल पुरस्कारों से एक गहरा नाता रहा है। हाँ बिल्कुल, कई भारतीय या भारतीय मूल के लोगों को ये सम्मान मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के लिए, फिर सीवी रमन साहब भौतिकी में, हरगोविंद खुराना जी चिकित्सा में, मदर टेरेसा को शांति के लिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन जी भौतिकी में, अमर्त्य सेन साहब अर्थशास्त्र में, वेंकटरमन रामकृष्णन रसायन विज्ञान में, कैलाश सत्यार्थी जी शांति के लिए और हाल ही में 2019 में अभिजीत बैनर्जी अर्थशास्त्र में। हाँ, ये सूची काफी प्रभावशाली है और दिखाती है कि भारत का योगदान ज्ञान और मानवता की भलाई में कितना महत्वपूर्ण रहा है। तो अगर हम 2024 के इन सभी पुरस्कारों को एक साथ देखें तो ये मानवीय जिज्ञासा और कोशिशों की एक अद्भुत तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल, एक तरफ एआई और प्रोटीन जैसी चीजों की गहरी वैज्ञानिक समझ है, तो दूसरी तरफ साहित्य है जो इतिहास के जख्मों और इंसान की कमजोरियों को देख रहा है। हाँ, और एक और परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए दशकों का संघर्ष है, तो वहीं दूसरी ओर ये समझने की कोशिश कि समाज कैसे आगे बढ़ते हैं या पीछे रह जाते हैं। बहुत बड़ा कैनवास है। सही कहा। और इन सब पर नजर डालने के बाद एक सवाल मन में आता है, हाँ, बताइए। हमने देखा कि कैसे कंप्यूटिंग और एआई ने भौतिकी और रसायन विज्ञान में दशकों पुरानी पहेलियां सुलझाने में मदद की। अल्फाफोल्ड एक उदाहरण है। हाँ। जैसे जैसे ये तकनीकें और ज्यादा शक्तिशाली और सुलभ होती जा रही हैं, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि विज्ञान के दूसरे क्षेत्रों में भी, शायद जीव विज्ञान के और गहरे रहस्यों में या मटेरियल साइंस में,
ऐसी ही बड़ी सफलताएं मिलेंगी? ये सोचने वाली बात है। कौन जाने भविष्य में किन अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठने वाला है इन नए औजारों की मदद से। ये सोचना ही काफी रोमांचक है।